बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको इन्फॉर्मेटिव। आज की जो वीडियो है वो एक और डिसऑर्डर पर है और बहुत डिटेल मैनर में है। सो वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी होने वाली है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इस वीडियो से मुकम्मल बेनिफिट हासिल कर सकें। अच्छा जी, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड द अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। आज हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के बारे में और इसके अलावा जितने भी साइकोटिक डिसऑर्डर इस कैटेगरी में उनके बारे में। अच्छा, आज की वीडियो के जो हैं वो 2 पार्ट होंगे। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिफ़ाइन करूंगी साइकोसिस को और शिज़ोफ्रेनिया को, फिर हम इसके सिम्पटम्स की बात करेंगे और कुछ डिस्टर्बेंस होती हैं उनकी, और देन हम जो है वो जर्नल जो शिज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट सेक्शन में जो है हम बात करेंगे इसके जो भी डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जो कि DSM में मौजूद हैं, और इसके अलावा इसकी एटोलॉजी की। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्शन से, यानी कि डिफाइनिंग साइकोसिस एंड शिज़ोफ्रेनिया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि शिज़ोफ्रेनिया जो है इसको स्किज़ोफ्रेनिया भी कह सकते हैं और शिज़ोफ्रेनिया भी कह सकते हैं। ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंस इन थॉट, परसेप्शन, इमोशन एंड बिहेवियर। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे थॉट, परसेप्शंस, इमोशंस और बिहेवियर जो होते हैं वो शिज़ोफ्रेनिया में डिस्टर्ब हो जाते हैं। अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस शिज़ोफ्रेनिया इन देयर लाइफ टाइम एंड द यूजुअली डिसऑर्डर इज़ द फर्स्ट डायग्नोसिस इन द अर्ली एडल्टहुड, यानी कि 20s में जो है ये डिसऑर्डर क्या होता है, सामने आता है, यानी कि इसके सिम्टम शो होना शुरू हो जाते हैं। People with schizophrenia experience significant difficulty in many day-to-day activities such as holding a job, playing ball, caring oneself and hygiene, and maintaining relationship with other। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि शिज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा significant difficulties आती हैं डेली लाइफ में, जैसे कि कोई काम नहीं बंदा कर सकता, इसके अलावा किसी किस्म का बिल पे करना, अपना ख्याल रखना, अपनी हाइजीन, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना, इसके अलावा जी रिलेशनशिप की मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा जी शिज़ोफ्रेनिया इज़ कंसीडर्ड एज अ डिसऑर्डर ऑफ साइकोसिस। अब शिज़ोफ्रेनिया जो है वो साइकोसिस की कैटेगरी में फॉल करता है। साइकोसिस और न्यूरोसिस जो है वो डिफरेंट किस्म के दो डिसऑर्डर होते हैं। साइकोलॉजी में इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपको, लेकिन अब हाँ यहाँ पर हम साइकोसिस की बात करते हैं। और वन विच द पर्सन थॉट, परसेप्शन, बिलीव और बिहेवियर्स आर इम्पेयर टू द पॉइंट वेयर दे आर नॉट एबल टू फंक्शन नॉर्मली इन द लाइफ। अच्छा जी, साइकोसिस में क्या होता है कि बंदे के जो ख्यालात होते हैं, उसके परसेप्शन होते हैं, उसके बिहेवियर होते हैं, वो क्या कर जाते हैं, इम्पेयर कर जाते हैं और एबनॉर्मल फंक्शनिंग में चले जाते हैं। In informal terms, one who suffer from the psychotic disorder that has a psychosis is disconnected from the world in which the most of us live। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो बंदा होता है शिज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहा होता है, उसका जो रियल वर्ल्ड से या जो हम जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ से ताल्लुक़, वो कतई ताल्लुक़ हो जाता है, मतलब उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है वहाँ से, और उसका डिसकनेक्शन जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्पटम ऑफ शिज़ोफ्रेनिया की। शिज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत जो है मतलब कि आपको इन पर ग्रिप हासिल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको इनके सिम्पटम्स की पहचान हो जाए, इसकी समझ आ जाए, तो आप इजीली जो है शिज़ोफ्रेनिया को याद भी कर सकते हैं और किसी पेशेंट को डायग्नोज भी कर सकते हैं। जी, बात करते हैं सिम्पटम ऑफ शिज़ोफ्रेनिया की। शिज़ोफ्रेनिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ सिम्पटम एंड नॉट ऑल सिम्पटम मे बी प्रेजेंट इन ऑल फॉर्म ऑफ शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा जी, शिज़ोफ्रेनिया के जो सिम्पटम हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनकी वाइड रेंज होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि एक पेशेंट जो शिज़ोफ्रेनिया को फेस कर रहा है उसके अंदर वो सारे सिम्पटम हों, यानी कि ये डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म की शिज़ोफ्रेनिया में मतलब के सामने आते हैं या फिर पेश होते हैं। अच्छा जी, द साइन एंड सिम्पटम ऑफ शिज़ोफ्रेनिया आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं जी पॉजिटिव सिम्पटम और एक होते हैं नेगेटिव सिम्पटम्स। के अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको कहते हैं जी थर्ड कैटेगरी, और इस कैटेगरी को कहते हैं कॉग्निटिव सिम्पटम्स। इज ऑल्सो इंक्लूड इन सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिजीज। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिम्पटम्स आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड एज अ मोटर, बिहेवियर एंड मूड डिस्टर्बेंसेस। ठीक है। अच्छा, डिस्टर्बेंसेस भी जो हैं वो इसी कैटेगरी में फॉल होती हैं, लेकिन मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ इसकी डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव सिम्पटम्स क्या होते हैं। जी, पॉजिटिव सिम्पटम्स की बात करें तो पॉजिटिव सिम्पटम्स आर द डिसऑर्डर ऑफ कमीशन, मीनिंग दे आर समथिंग दैट इंडिविजुअल डू और थिंक, यानी कि बंदा खुद से ये करता है। ठीक है। इसमें ये नहीं होता कि वो खुद ब खुद हो रहा है, नहीं, बंदा खुद से करता है। ठीक है। एग्जाम्पल इंक्लूड हेलुसिनेशन, delusion and bizarre or disorganized behavior. So positive symptom can also describe as a behavior that indicate a loss of contact with the external reality experienced by non-psychotic individuals। अच्छा, कि
अब इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव सिम्टम जब आते हैं तो रियलिटी से जो कॉन्टैक्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एन एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव मोटर डिस्टर्बेंस वुड बी कैटाटोनिक एक्साइटमेंट विच इज़ अनकंट्रोल्ड एंड एमलेस मोटर एक्टिविटी। पॉजिटिव सिम्टम टेंड टू बी ईजीएस्ट टू रिकोगनाइज। अच्छा, इनको रिकोगनाइज करना बहुत ईजी होता है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है कैटाटोनिक डिस्टर्बेंस की या फिर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट की। इसमें क्या होता है कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट बहुत तेज़ी से हिलता है और आप जानबूझ कर हिलाते हैं, कोई रोके भी तो वो नहीं रुकता। पेशेंट या जिसको शिज़ोफ्रेनिया होता है वो नहीं रोकता इस चीज़ को, ठीक है। और ये अनकंट्रोल्ड होती है, ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसके बाद जी हेलोसिनेशन की बात करते हैं। हेलोसिनेशन क्या चीज़ है? हेलोसिनेशन वन ऑफ द मोस्ट नोटेड सिम्टम इंक्लूडिंग परसीविंग अ सेंसरी स्टिमुलस दैट नो वन एल्स इज एबल टू परसीव। यानी कि खुद से हमें लगता है कि कोई चीज़ हम परसीव कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करी होती, ठीक है। और हेलोसिनेशन आपने हमेशा सेंसेशन से जोड़ कर रखना है। सेंसेशन में जहाँ पर डिफेक्ट आता है वहाँ पे हमें हेलोसिनेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली पीपल विद शिज़ोफ्रेनिया हेयर वॉइसेस दैट टेल देम व्हाट टू डू इन वार्न एंड डेंजर और टॉक टू ईच अदर अबाउट द इंडिविजुअल। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि शिज़ोफ्रेनिया में जिसमें हेलोसिनेशन हो जाती है लोगों को, तो वो ये बात बताते हैं कि हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई हमें ख़तरे के बारे में बताता है और वो किसी चीज़ से ऐसे फील करते हैं जैसे उनको डर लग रहा है, ठीक है, या फिर वो ख़तरे को उसको भांप लेते हैं। इसके अलावा मतलब कि होता नहीं है रियलिटी में लेकिन उनको लग रहा होता है कि ऐसा है, ठीक है। और इसके अलावा वो खुद से बातें कर रहे होते हैं, यानी कि बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये थी डिल्यूजन। डिल्यूजन में क्या होता है? डिल्यूजन इज द कॉमनली एक्सपीरियंस दे इंक्लूड फॉल्स बिलीव दैट आर नॉट कल्चर ऑफ इंडिविजुअल एंड आर अनचेंजिंग इवन आफ्टर बीइंग प्रूवन इनकरेक्ट। अच्छा, ये ऐसे बिलीव्स होते हैं जिसके ऊपर वो बंदा जो है वो स्ट्रिक्टली जो है वो उसके ऊपर कमिट हो जाता है, ठीक है। मतलब कि वो कहता है जो ये मैं सोच रहा हूँ या जो मैंने सोच लिया है वही ठीक है। ये डिल्यूजन होती है और इसके अलावा जो कोई भी बात कर रहा है वो सारी गलत है, ठीक है। और अगर हम उसको प्रूव भी कर दें तब भी वो बंदा, ये शिज़ोफ्रेनिया वाला बंदा, उस चीज़ को मतलब कि कंसीडर नहीं करता। जी, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सिम्टम्स की। नेगेटिव सिम्टम्स आर डिसऑर्डर ऑफ ओमिशन मीनिंग देयर थिंग्स दैट आर इंडिविजुअल डज नॉट डू। यानी कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बंदा खुद से नहीं करता, ये शिज़ोफ्रेनिया के नतीजे में जो है वो सामने आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या है? एलागोया। एलागोया का मतलब होता है कि लैक ऑफ स्पीच, वो बंदा बिल्कुल बोलना छोड़ देते हैं, मतलब वो बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन नहीं बोल पाते, उनकी स्पीच बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा फ्लैट इफेक्ट होता है कि लेक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्स। इमोशनल रिस्पॉन्स यानी कि किसी किस्म की कोई सिचुएशन है उसमें जो इमोशनल हम रिस्पॉन्सेज देते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर एनहीडोनिया होता है। एनहीडोनिया होता है इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेयर, यानी कि खुशी ही महसूस नहीं होती। फिर जी ए सोशलिटी यानी कि लेक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल कॉन्टैक्ट। सोशल कॉन्टैक्ट में जो है वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। फिर जी इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता है लेक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि ख़ुद की जो मोटिवेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो है वो है अपैथी। अपैथी यानी कि लेक ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी किस्म का इंटरेस्ट वो भी ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ और नेगेटिव सिम्टम है। Some individual will experience a catatonic stupor or a state in which they are immobile or mute yet conscious। यानी कि ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा जो है वो मूव नहीं कर पाता, अलबत्ता वो कॉन्शियस स्टेट में होता है लेकिन वो अपने आप को मूव ही नहीं कर पाता या हिलता ही नहीं अपनी जगह से, ठीक है। इसके अलावा जी एक और है, दे में एग्जिबिट वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी वेयर एनी अनदर पर्सन कैन मूव द पेशेंट लिम्ब इनटू पोस्चर एंड द पेशेंट विल रिटेन दिस पोस्चर लाइक अ वैक्स डॉल। इन सम केसेस नेगेटिव सिम्टम में बी मिस इंटरप्रेटेड और डिप्रेशन और लेजीनेस। अच्छा, अब ये जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट है वो स्टॉप है लेकिन अगर आप उसकी लेग को, उसके हाथ को कहीं भी मूव करेंगे वो वहीं पे पड़ा रहेगा, ठीक है। उसको आप कहीं रख देंगे उसके हाथ को उठा के तो वहीं भी रहने देगा, उसको हिलाएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया, इसका नेगेटिव सिम्टम आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम हमने देख लिए, अब बात करते हैं हम कॉग्निटिव सिम्टम्स के बारे में। जी, पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम की बात आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एज दे प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इफेक्टिवली इन द वर्क प्लेस और इन सोसाइटी। ये क्या करते हैं, इंसान को बिल्कुल आइसोलेशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव सिम्टम आर स्टेबल डिफरेंस इन द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट आर नॉर्मली ओनली डिस्कवर आफ्टर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट आर गिवन। अच्छा, इसमें एबनॉर्मेलिटी तभी डिस्कवर होती है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में जबकि टेस्ट होता है, ठीक है, इससे पहले नहीं पता चलती। दीज इंक्लूड पुअर एबिलिटी टू
टू ऑब्जर्व एंड एक्ट अपॉन इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको इंटरप्रिटेट करने में, उसको समझने में, उस पर एक्ट करने में क्या आएगा, डिले आएगा, और जो मतलब है मतलब वो नहीं कर सकेगा जो पेशेंट इसको फेस कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन, कोई बात कही जा रही है, आप उस बात को सुन ही नहीं रहे, बात को बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। ठीक है, इसके अलावा इनएबिलिटी यूटिलाइज वर्किंग मेमोरी, जो मेमोरी में चीज़ें हैं वो भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। ठीक है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा स्वेयर इसके सिम्टम्स होते हैं जिसको हम कॉग्निटिव सिम्टम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टर्बेंसेस की। डिस्टर्बेंसेस किसकी वजह से कॉज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स की वजह से। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटर डिस्टर्बेंस की। मोटर डिस्टर्बेंस इंक्लूड डिसऑर्डर ऑफ मोबिलिटी, एक्टिविटी वायलेशन एंड पीपल कैन विद सिजोफ्रेनिया कैन एग्जिबिट टू लिटल नेगेटिव एंड टू मच पॉजिटिव मूवमेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मोटर से मुराद है हमारी एबिलिटी टू मूव या फिर हमारी मूवमेंट, तो वो जो होगी रिस्ट्रिक्ट करेगी या वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि नेगेटिव कम होते हैं लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन एडिशन टू द कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, एग्जाम्पल ऑफ मोटर डिस्टर्बेंस इंक्लूडिंग स्टीरियोटाइपी में क्या होता है कि रिपीटेड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद है मैनरिज्म में क्या होगा, नॉर्मल गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी दैट अपेयर टू बी हैविंग सोशल सिग्निफिकेंस बट आर ईदर ऑड इन अपेयरेंस और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सच एज रिपीटिंग वन हैंड्स थ्रू वन हेयर्स और ग्लिमरसी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि कुछ ऐसे होते हैं कि स्पेसिफिक मैनर में किया जाता है और वो सोशली एक्सेप्टेबल भी होते हैं, सिग्निफिकेंट भी होते हैं, लेकिन वो बार बार ही करते जाते हैं उसको। ठीक है, तो वो जारी बात है डिस्टर्बेंस में आ जाएगा। फिर उसके बाद जी है मैक्टिगीन में क्या होता है कि मूविंग अ लिम्ब इन रिस्पॉन्स टू स्लाइट प्रेशर डिस्पाइट बीइंग टोल्ड टू रेजिस्ट द प्रेशर, यानी कि ज़रा सा प्रेशर से अपने आप को बहुत ज़्यादा मूव करना। ठीक है, उसके बाद है इकोप्रेजिया द लिमिटेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ एन अदर पर्सन, यानी कि दूसरे बंदे को पकड़ के जकड़ के रखना कि वो मूव ही ना कर सके। ठीक है, उसके बाद है इमिटेशन। उसके बाद आता है जी ऑटोमेटिक ओबीडियंस कैरिंग आउट सिंपल कमांड इन अ रोबोट लाइक फैशन, यानी कि जो कहा जाए वैसे ही करते रहना, एक रोबोट फैशन में एक्ट करना। ठीक है, मतलब कि रोबोट की तरह काम जी। फिर आता है बिहेवियर डिस्टर्बेंस में क्या होता है कि डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर में इन्वॉल्व डिटोरेशन ऑफ सोशल फंक्शन सच एज सोशल विड्रॉल, सेल्फ निगलेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, सोशल विड्रॉल हो जाता है, यानी कि हम अपने आप को आइसोलेशन की तरफ ले जाते हैं। इसके अलावा सेल्फ निगलेक्ट, खुद को नज़रअंदाज करना, निगलेशंस ऑफ एनवायरनमेंट, अपने इर्द गिर्द के माहौल को निगलेक्ट करना। बिहेवियर डिसऑर्डर में ऑल्सो इन्वॉल्व बिहेवियर दैट आर कंसीडर सोशली इम्प्रॉपरेट, यानी कि जो है इसमें क्या होगा कि इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि इसमें आता है टॉपिंग टू वन सेल्फ इन पब्लिक, खुद से बातें करना पब्लिक पोजीशन में या पब्लिक स्टेट में जाकर। ठीक है, उसके बाद है ऑब्सेंस लैंग्वेज, इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर, यानी कि किसी भी किस्म का इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर से आप समझ रहे हैं कोई भी एक्सपोजर हो सकता है। ठीक है, कोई गलत चीज़ दिखाना या देखना। ठीक है, उसके अलावा जी लैंग्वेज भी ख़राब हो सकती है। फिर जी सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अनदर डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर, पेशेंट में अब्यूज़ सिगरेट, अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस अब्यूज़ associated with a poor treatment compliance and may be a form of self medication। अच्छा, इसमें अब ड्रग अब्यूज़ इस तरह नहीं होगा कि जो बंदा है शिज़ोफ्रेनिया वाला वो चर्च पे लग जाएगा, नहीं, इस तरह नहीं होगा। उसको जो चीज़ सूदिंग इफेक्ट दे रही होगी ना, जो मेडिटेशन उसको दी गई होगी, वो उसको मतलब कि ख़ुद से ही ज़्यादा खाना शुरू कर देगा या ख़ुद से ही ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब है इसका। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके बाद जो है वो मूड डिस्टर्बेंस की। Disorder of mood and affect include affective flattening, which is a reduced intensity of emotional expression and responsiveness that leave patient indifferent and apathetic। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये मूड डिसऑर्डर होते हैं डिफरेंट किस्म के, जो के बाद में क्या करते हैं शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर जो है वो अफेक्टिव फ्लैटनिंग क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इंटेंसिटी होती है इमोशनल एक्सप्रेशंस की वो कम हो जाती है और रिस्पॉन्सिवनेस भी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। टिपिकली वन सीज अनचेंजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बहुत कम चेंज होते हैं। इसके अलावा डिक्रीज्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है वो भी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स वो भी डिक्रीज़ कर जाते हैं। लेक ऑफ एक्सप्रेसिव जेस्चर्स, यानी कि जो एक्सप्रेसिव जेस्चर्स हम देते हैं, मतलब किसी चीज़ को समझने के मुताबिक या हम चीज़ को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका हम एक जेस्चर देते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पुअर आई कंटेक्ट हो जाता है। उसके अलावा जो वोकलाइजेशन है वो भी क्या हो जाती है, मतलब कि ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है।
अच्छा जी, ऐसी कंडीशन को हम एनहेडोनिया कहते हैं। एनहेडोनिया का मतलब होता है कि इनएबिलिटी एक्सपीरियंस प्लेयर, यानी कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको हम एक्सपीरियंस नहीं करते। इसके अलावा जी इमोशनल इम्पिटीनेस होती है, यानी कि खालीपन होना, यानी कि आपको महसूस ही नहीं होता कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। उसके अलावा जी पेशेंट में ऑल्सो एग्जिबिट इन अप्रोप्रिएट इफेक्ट सच एज लाफिंग एट फ्यूनरल, यानी कि किसी की वफात पर जो है वो पेशेंट हंसना शुरू कर दे, तो ये क्या है, एक इमोरल एक्ट है या फिर इनअप्रोप्रिएट सोशल एक्ट है। तो ये जो है ये भी क्या हो सकता है कि मूड डिस्टर्बेंस में आ सकता है। अच्छा, अब तो बात होगी, हमने शिज़ोफ्रेनिया को अच्छे से समझ लिया, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। अच्छा जी, ट्रीटमेंट में आता है द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया इज़ एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। इसमें क्या होती है कि मेडिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन दी जाती है, ठीक है। ऑफन इन कम्बिनेशन विद द साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट, इसमें साइकोलॉजिकल और सोशल सपोर्ट दोनों ज़रूरी होती हैं। यानी कि ये जो प्रॉब्लम है शिज़ोफ्रेनिया, इसको सिर्फ जो है वो किसी भी किस्म की थेरेपी से हल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसमें मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन में अकर इन द स्वेयर साइकोटिक एपिसोड ईदर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। कम्युनिटी सर्विस सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, सच एज ड्रॉप इन सेंटर, विजिट टू द मेंबर ऑफ कम्युनिटी मेंटल हेल्थ टीम, सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट सपोर्टेड ग्रुप एंड आर कॉमन। सम एविडेंस इंडिकेट दैट द रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ दोज शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। मतलब कि सम एक्सरसाइजेज भी होती हैं जो कि इसमें हेल्पफुल होती हैं। इसके अलावा जी अ नंबर ऑफ साइको सोशल इंटरवेंशन में बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, इंक्लूडिंग फैमिली थेरेपीज, स्किल ट्रेनिंग, साइको सोशल इंटरवेंशन of substance abuse, family therapy of education which addresses the whole family system of individual and may reduce relapse and hospitalization। यानी कि इसमें ये बताते हैं कि कुछ साइको सोशल ट्रीटमेंट्स होती हैं जिसमें हमारी फैमिली, हमारे जो फ्रेंड्स और हमारा जो सोशल सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और उनकी बदौलत हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते अच्छा जी, अब हमारा है सेकंड पोर्शन में है कि द शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम, यानी कि शिज़ोफ्रेनिया में कौन कौन से स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम में शिज़ोफ्रेनिया की, फिर शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर की, फिर डिल्यूजन डिसऑर्डर की और फिर कैटाटोनिया की। जैसे इन द प्रीवियस वर्जन यानी कि DSM-4 में शिज़ोफ्रेनिया वाज डिवाइडेड इनटू 5 सब टाइप्स, ठीक है। इसकी 5 सब टाइप्स थी। पहले कैटाकोनिया, फिर डिसऑर्गेनाइज्ड, पैरानॉइड, अनडिफरेंशिएटेड एंड रेजिडुअल। द पर्पस ऑफ द डिफाइनिंग दीज सब कैटेगरीज वाज टू बेटर प्रिडिक्ट दैट व्हाट कोर्स अ सर्टेन प्रेजेंटेशन ऑफ शिज़ोफ्रेनिया माइट टेक एंड व्हाट ट्रीटमेंट ओपिनियन शुड बी मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है। क्योंकि कैटेगराइजेशन इसलिए की जाती है ताकि हम बेटरली उसको डायग्नोस कर सकें और उसकी जो बेटरली ट्रीटमेंट है उसको इंटरवीन कर सकें, ठीक है जी। अब इसके अलावा अब जो DSM-5 है, DSM-5 में कहते हैं कि ये जो सारी सब टाइप थी इनको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि इतनी कारामद नहीं हुई थी जितना इनको सोचा गया था, कि यहाँ पर लिखा हुआ है इज वर नॉट एज यूजफुल एज वॉज होप्ड, ठीक है। इंस्टेड शिज़ोफ्रेनिया इज नाउ अंडरस्टूड एज एग्जिस्टिंग अलॉन्ग अ स्पेक्ट्रम ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर दैट इंक्लूड शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिल्यूजन डिसऑर्डर, कैटाटोनिया। अच्छा जी, अब हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे जी शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिल्यूजन डिसऑर्डर और उसके बाद मैं कैटाटोनिया के बारे में आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे ही आप DSM का ये वाला चैप्टर खोलेंगे तो सबसे पहले आपको शिज़ोफ्रेनिया की थोड़ी डिटेल मिलेगी, ठीक है। और वही सारी चीज़ें जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो मैं आपको पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, यानी कि जो इस वीडियो के स्टार्ट में बताई है। शिज़ोफ्रेनिया इज अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर डिस्टर्बेंस इन द थॉट, परसेप्शन, इमोशन एंड बिहेवियर। इन ऑर्डर टू डायग्नोज विद शिज़ोफ्रेनिया अकॉर्डिंग टू DSM-5 अ पर्सन मस्ट एग्जिबिट बोथ द साइकोटिक एपिसोड एंड 2 एडिशनल सिम्टम फॉर मोस्ट ऑफ द 1 मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया क्या बताया गया DSM के मुताबिक कि उसके अंदर साइकोटिक एपिसोड आना ज़रूरी है, ठीक है। साइकोटिक में क्या, वो सारे पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम या फिर उसके बाद कॉग्निटिव सिम्टम। उसके अलावा जी इसमें और क्या चीज़ आनी चाहिए कि जो 2 एडिशनल भी इसमें कोई सिम्टम हो वो भी आने चाहिए, ठीक है। और देयर सिम्टम मस्ट बी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। इसकी ड्यूरेशन क्या है शिज़ोफ्रेनिया की डायग्नोज करने की, 6 मंथ, यानी कि एक पेशेंट को जब तक 6 महीने नहीं हुए ये सारा कुछ फेस करते हुए तो हम उसको शिज़ोफ्रेनिया से डायग्नोज नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि द 2 एडिशनल सिम्टम कैन बी डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और अ नेगेटिव सिम्टम और स्वेली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर। इफ डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और स्वेयर ओनली 1 सिम्टम कैन बी सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस। यानी कि जो ये हमारे पास 2 पॉजिटिव सिम्टम थे ना, हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल, ठीक है। और इनकी वजह से ही, हेलुसिनेशन और ये डिल्यूजन की वजह से ही हम शिज़ोफ्रेनिया को डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद है जी शिज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर। शिज़ो
schizoaffective disorder is characterized by abnormal thought process and dysregulated emotions. इसमें क्या होगा कि थॉट प्रोसेसिंग डिस्टर्ब होगी और दूसरा जो इमोशन है वो डिसरेगुलेटेड होंगे, यानी कि उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, ठीक है, मतलब कि स्विच होते रहेंगे। उसके बाद है अ पर्सन विद दिस डिसऑर्डर हैज़ अ फीचर ऑफ बोथ शिज़ोफ्रेनिया एंड अ मूड बाइपोलर डिसऑर्डर या मूड डिसऑर्डर, ठीक है। अब मूड डिसऑर्डर में यही होता है कि जो हमारा एक टाइम में मूड होता है वो दूसरे टाइम में वो मूड नहीं होता, हम मूड में स्विंग करते हैं, स्विच करते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर एक बंदे को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसे शिज़ोफ्रेनिया भी है, उसे शिज़ोअफेक्टिव फ्रेनिया भी है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, नहीं। अच्छा, अब उसके बाद है कि द बाइपोलर सब टाइप इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय सिम्पटम ऑफ मेनिया, हाइपोमेनिया एंड मिक्स एपिसोड। द डिप्रेसिव सब टाइप इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय द सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन ओनली। मतलब कि ये सारे जो डिसऑर्डर हैं इनमें मूड जो होता है, मतलब ज़ाहिरी बात है अगर हम मेंटली इल हैं या हम मेंटली सिक हैं तो हमारी जो मतलब मूड होगा वो डेफिनेटली चेंज होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमें शिज़ोअफेक्टिव है तो हमें मूड डिसऑर्डर नहीं हो सकता, या हमें बाइपोलर है तो हमें शिज़ोफ्रेनिया नहीं हो सकता, या फिर हमें डिप्रेशन है तो हमें बाइपोलर नहीं हो सकता। मतलब ये सारे कैटेगरी वाइज डिफरेंट है अपने सिम्टम्स के लिहाज से, ठीक है। कॉमन symptom of schizoaffective disorder include hallucination, paranoid delusion and disorganized speech and thinking। अच्छा, इसमें जो है hallucination वही कि मतलब आपको जो है वो परसेप्शन में डिफेक्ट आएगा, सेंसरी परसेप्शंस में जो है वो डिफेक्ट आएगा। और उसके बाद उन्होंने बात की है पैरानॉइड का मतलब होता है आप किसी को मशकूक समझते हैं या आपको लगता है कि कोई दो लोग बातें कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली मुझे मारने की बात कर रहे हैं या फिर मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, यानी कि मशकूक सा बिहेवियर जो हो जाता है। इसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, यानी कि बातों का बेतरतीब हो जाना। उसके बाद थिंकिंग भी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, यानी कि आपके थॉट्स भी जो हैं वो जंप करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ठीक है। अब वहाँ पर पहले उन्होंने बात की कि डिप्रेशन, बाइपोलर और शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर की, ठीक है। इनमें सम टाइम क्या है कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन सिम्पटम जो है वो वेरी करते हैं। अब यहाँ पर वो इस बात को क्लियर करते हैं कि किस तरह से कहते हैं कि द DSM-5 डिस्टिंग्विश शिज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर फ्रॉम द साइकोटिक डिप्रेशन एंड साइकोटिक बाइपोलर डिसऑर्डर बाय एडिशनली रिक्वायरिंग दैट द साइकोटिक कंडीशन मस्ट लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्टीन्यूस वीक, यानी कि 2 हफ्ते मुसलसल जो है वो शिज़ोअफेक्टिव वो हो, मतलब कि पैरानॉइड बिहेवियर आ सकता है, उसमें आपकी डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग आ सकती है, हेलुसिनेशन आ सकती है विदाउट मूड सिम्टम, यानी कि मूड सिम्टम जो है वो उसको इग्नोर करने के बावजूद हमारे पास ये 3 सिम्टम कॉन्टीन्यूसली आ रहे हों, ठीक है। 2 एपिसोड ऑफ साइकोसिस increase from 1 episode in the DSM-4 must be experienced in order to person to qualify for this diagnosis, यानी कि साइकोसिस के 2 एपिसोड के अलावा जो है एक और एपिसोड भी जो है वो मतलब मस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके डायग्नोसिस के लिए, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं हमारे डिल्यूजन डिसऑर्डर की तरफ। Delusion disorder is a psychiatric condition in which a person present with delusion but no accompanying hallucination, thought disorder, mood disorder और significant flattening और affect। अच्छा, इसमें क्या होगा कि delusion होगी, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं होगी। उसके बाद है कि apart from this their delusion, people with delusional disorder may continue to socialize and function normally. Their behavior does not stand out as odd and bizarre. However, their preoccupation with the delusion idea can disinterrupt their lives, ठीक है। अब यहाँ पर ना हेलोसिनेशन होगी ना डिसऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा थॉट्स में, बस ये होगा कि डिल्यूजन होगी, थॉट्स की डिल्यूजन होगी। और वो थॉट्स की डिल्यूजन इस तरह से होगी कि सोशली आप ठीक से बिहेव कर सकेंगे, सोशली वो नॉर्मल ही लगेंगे, लेकिन सम टाइम जो है वो उनकी ज़िंदगी में ये थॉट्स क्या कर सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं जी। डिल्यूजन की कुछ 7 सब टाइप्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एरोटोमैनिक टाइप। एरोटोमैनिक टाइप में क्या होता है, डिल्यूजन विद अनदर पर्सन ऑफन अ प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर इज़ इन लव विद द इंडिविजुअल, ठीक है। अब डिल्यूजन ये हो सकता है कि आपको मतलब उस बंदे को ऐसा लगेगा कि कोई एक पब्लिक फिगर है जो मुझसे प्यार करता है, ठीक है, या मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ठीक है। उसके बाद है ग्रेंडियस टाइप या ग्रॉन्डियस टाइप। इसमें क्या होता है कि डिल्यूजन ऑफ इन्फ्लेटेड वर्थ, पावर, नॉलेज, आइडेंटिटी, यानी कि इसमें अपने आप को ग्रैंडियस समझा जाता है, यानी कि अपने आप को बहुत अजीम समझा जाता है कि मेरे पास जो पावर है, मेरे पास जो वर्थ है, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरी जो शनाख्त है वो सबसे ज़्यादा वर्थफुल है, ठीक है। उसके बाद है जी जेलस टाइप। जेलस टाइप में क्या होता है कि डिल्यूजन दैट इंडिविजुअल सेक्शुअल पार्टनर इज़ अनफेथफुल व्हेन सच इज़ नॉट इन द केस, यानी कि इसमें लगता है कि मशकूक बिहेवियर हो, आपको लगता है कि जो आपके साथ लव वन है, ये जो आपके साथ रिलेशनशिप में लोग हैं वो आपके ख़िलाफ़ हैं, वो मतलब आप उन पर एतमाद नहीं कर सकते, आप उनसे अनफेथफुल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्री सिकोटोरी टाइप। प्री सिकोटोरी टाइप का मतलब है कि डिल्यूजन विद द
that person or someone the person is close to is being treated badly or malevolently। अच्छा, इसमें ये है कि जो बंदा है, मतलब जो बंदा डिल्यूजन को फेस कर रहा है वो, या फिर उससे ताल्लुक़ रखवाने बंदे को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुरे तरीके से डील किया जाएगा, या बुरे तरीके से मतलब उसके साथ बदतमीज़ी या इस तरह से कुछ, मतलब कि आप इस तरह की डिल्यूजन होगी जी। उसके बाद है सोमैटिक टाइप डिल्यूजन दैट द पर्सन हैज़ सम फिजिकल डिफेक्ट एंड मेडिकल कंडीशन। सोमैटिक का मतलब हमेशा बॉडी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी रिलेटेड डिफेक्ट या मेडिकल कंडीशन होगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, सिर्फ डिल्यूजन होगी। उसके बाद है मिक्स टाइप डिल्यूजन विद द कैरेक्टरिस्टिक वन मोर देन ऑफ द अबव टाइप बट विद नो साइन प्रोमिनेंट थीम, यानी कि कोई प्रोमिनेंट थीम नहीं होगी, इन सब में से कोई भी हो सकता है, स्विच करते रहेंगे। उसके बाद है अनस्पेसिफाइड टाइप डिल्यूजन दैट कैन बी क्लियरली क्लासीफाई इनटू एनी ऑफ द सब कैटेगराइज, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी कैटेगरी जो कि इन सब कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, तो वो अनस्पेसिफाइड टाइप होगी। हम देख लेते हैं कि DSM में इसको किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं। टू बी डायग्नोसिस विद अ डिल्यूजन डिसऑर्डर द इंडिविजुअल डिल्यूजन मस्ट लास्ट फॉर एटलीस्ट 1 month एंड कैन नॉट बी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग, ठीक है। ये डिल्यूजन जो है वो तकरीबन 1 month तक होनी चाहिए, बजाय किसी भी ड्रग के असर में या फिर किसी मेडिकल कंडीशन में या किसी मेडिटेशन के थ्रू, यानी कि ये नेचुरली होनी चाहिए। Delusion disorder cannot be diagnosed with an individual previously correctly diagnosed with the schizophrenia. Auditory visual hallucination cannot be prominent through the olfactory or the tactile hallucination related to the content of the delusion may be present। अच्छा, अब इसमें hallucination जो है वो ऑडिटरी और विजुअली नहीं होगी, यानी कि ना चीज़ें दिखाई देंगी ना सुनाई देंगी, बल्कि जी इसमें क्या होगा कि स्मेल और टेस्ट की और टच की जो है वो हेलुसिनेशन होंगी, जो कि डिल्यूजन के कंटेंट में शायद प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है कैटाटोनिया। Broadly speaking, catatonia is any condition of abnormal motor activity thought to be caused by the psychiatric disorder, यानी कि ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी एबनॉर्मल मोटर मूवमेंट्स होती हैं जो किसी साइकाट्रिक डिसऑर्डर की वजह से होती हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल विद द शिज़ोफ्रेनिया कैन डिमॉन्स्ट्रेट मैनिक पैटर्न ऑफ रिपीटेशन मूवमेंट विद नो पर्पस। अच्छा, इसमें मैनिक पैटर्न ऑफ रिपीटेटिस मूवमेंट हो सकती हैं, यानी कि ऐसी मूवमेंट्स होती हैं बार बार होती हैं जो कि जुनून की हद तक मतलब कि खौफनाक होती हैं, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि इनका कोई पर्पज़ नहीं होता। कंपल्सिवली मिमिक द साउंड और मूवमेंट ऑफ अदर्स एंड मेंटेन द सम पोस्चर ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट मूविंग, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप या तो लोगों की आवाज़ें मिमिक करते हैं, ठीक है, उसके अलावा दूसरों की मूवमेंट्स को, और इसके अलावा कुछ ऐसे पोस्चर होते हैं जिनको बहुत टाइम तक आप मेंटेन करते हैं विदाउट मूविंग। अच्छा, अब DSM-5 में कैटाटोनिया इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इट्स own disorder but rather is listed as a symptom of any psychiatric condition such as the schizophrenia, bipolar disorder, post traumatic stress disorder and depression। अच्छा, अब वो कह रहा है कि कैटाटोनिया जो है उसको मतलब एज अ डिसऑर्डर हम रिकोगनाइज्ड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू DSM, बजाय इसको एज अ सिम्टम डील किया जाता है वेरियस डिसऑर्डर्स में। अच्छा, ये थी हमारी सारी शिज़ोफ्रेनिया की डिटेल। अब हम बात करते हैं इसकी एटोलॉजी के ऊपर, एटोलॉजी ऑफ द शिज़ोफ्रेनिया। अच्छा, एटोलॉजी ऑफ शिज़ोफ्रेनिया वो कहते हैं जी कि शिज़ोफ्रेनिया इज वेयर न्यूरोसाइकेट्रिक डिजीज दैट अफेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 1% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ सिम्टम दैट इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स व्हाइल मैनी फैक्टर मे बी एसोसिएटेड विद डेवलपिंग शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब डेवलप होकर सिम्टम्स में आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड यानी कि बैकग्राउंड में होती हैं। अब वो क्या हो सकती हैं यानी कि शिज़ोफ्रेनिया के केस में, यानी कि जी इंक्लूडिंग जेनेटिक्स, अर्ली इन्वायरमेंट, न्यूरोबायोलॉजी, उसके अलावा जी साइकोलॉजिकल और सोशल प्रोसेसेस दैट एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिज़ीज़ इज़ अननोन, यानी कि हमारे पास अभी तक इसका कोई क्यू नहीं है कि ये डिज़ीज़ पिन पॉइंट होती किस वजह से, बल्कि जी इसमें सिर्फ ये कहा जा सकता है कि समहाउ जेनेटिक रोल प्ले करते हैं, फिर अर्ली इन्वायरमेंट होता है, हमारी न्यूरोबायोलॉजी भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, और इसके अलावा हमारी कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉज ऑफ शिज़ोफ्रेनिया, variety of factors has been associated with the schizophrenia। genetic predisposition यानी कि जेनेटिकली ही कोई चीज़ या कोई जीन जो है वो म्यूटेंट होगा या डिस्टर्ब होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो सकती हैं। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस जो होता है, यानी कि हमारे ब्रेन्स में डिफरेंट केमिकल रिलीज़ होते हैं, उनके अंदर इम्बैलेंसिंग भी जो है वो शिज़ोफ्रेनिया कॉज करने में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। अच्छा, अब ये स्क्रीन पर एक डायग्राम है,
इसमें शिज़ोफ्रेनिया का पाथवे बताया गया कि शिज़ोफ्रेनिया अगर डेवलप हो रहा है तो किस तरह होगा। देखें, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के साथ एनवायरमेंटल, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि ये जो 3 फैक्टर है ना, ये अच्छे वाले बंदे को भी तबाह कर देते हैं, ठीक है। और अगर सोने पे सुहागा वहाँ पर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस हैं, यानी कि जेनेटिक्स में ही प्रॉब्लम है, तो ज़ाहिरी बात है ये 2 स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स मिल गए अब, ठीक है। उससे क्या होगा कि न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड टारगेटेड फीचर्स, यानी कि इसमें क्या होगा कि न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। न्यूरॉन में डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या न्यूरॉन में डैमेजिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर जी ब्रेन में होगी डिसफंक्शनिंग, यानी कि ब्रेन जो है वो डिसफंक्शन होगा, उसके फंक्शन डिसऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी आएंगी तो ब्रेन तो ऑटोमेटिकली ख़राब होगा। फिर उसके बाद है इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल। तो इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल जब होगा, न्यूरोट्रांसमीटर अपनी मतलब कि एक वैल्यूड अमाउंट में या अपनी फ्रिक्वेंसी में नहीं आएंगे या उससे ज़्यादा आएंगे, कम आएंगे, एजिंग हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो शिज़ोफ्रेनिया को लीड करेंगे, ठीक है। तो ये थी जी इस डायग्राम में पूरी एटोलॉजी बताई गई है शिज़ोफ्रेनिया की। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है इस डिसऑर्डर से रिलेटेड तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।